नंबर 19 क्वेश्चन पेपर 12। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग ऑफ, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 2000 माइक्रोवोल्ट्स? इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 2000 माइक्रोवोल्ट्स। 2000 माइक्रो क्या होता है? इंटू 10 पावर 6 होता है, राइट? अगर ये 1000 है तो बेसिकली मैं 1000 इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 × 10⁻³ हो गया, सो दैट इज बेसिकली 2 मिलीवोल्ट्स। So I believe that is the option. जूल पर कूल, ये जूल पर कूलम वोल्ट होता है, लेकिन ये नहीं, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसके ये 2 माइक्रोवोल्ट्स लिखा हुआ है, ये 2000 माइक्रोवोल्ट्स लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली 2 माइक्रोवोल्ट्स विच इज नॉट 2000 माइक्रोवोल्ट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 × 10⁻12, ये लिखा हुआ है 2 वोल्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द डिस्टिंक्शन। अच्छा जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एसआई बेस यूनिट्स? यू डू नॉट नीड टू नो दिस। ठीक है, ये नहीं है आप लोगों के कोर्स का पार्ट। देन अच्छा, टेल मी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यस सबसेट्स ए, लेकिन व्हाट इज द अप्रोच, हाउ आर वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? अच्छा, बेसिकली you're checking the homogeneity of an equation। ठीक है, you will check by putting the SI units। yes, जूल सेकेंड तो पावर है, जूल सेकेंड पावर होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। नो, पावर इज जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड। खैर, यू जस्ट नीड टू सी दी एसआई बेस यूनिट्स, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, दैट बिकम्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड -1। ठीक है, अच्छा, बट पर सेकेंड ऐसे। तो यू जस्ट नीड टू चेक कि राइट हैंड साइड में से कौन सी ऐसी है जो आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे रहा है। डिस्टेंस डी है, तो डी इज डिस्टेंस यानी मीटर्स, ई इज एनर्जी, एनर्जी हो गई केजी मीटर स्क्वायर per second square upon a velocity which is meter per second। okay, so now मीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और आपके पास केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 +1 होगा तो सेकंड -1 हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन ए ही जो है वो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी को चेक कर लेते हैं, बी मीटर पर सेकंड है अपॉन मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल तो आपके पास पर सेकंड आ रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली द रॉन्ग ऑप्शन। एंड देन डी इज फोर्स है एफ, तो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन रेडियस है वो तो मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन एम मास है तो केजी हो गया। ठीक है, एंड मोस्ट डेफिनेटली ये तो हो नहीं सकता, इसमें केजी ही कर दिया, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग। अच्छा जी, two cables are attached to a bracket and exert forces as shown. What are the magnitudes of the horizontal and vertical components of the resultant of the two forces? So we will resolve this। ठीक है, दोनों को अपने जो है वो वर्टिकल और उसमें रिजॉल्व करेंगे एंड देन इवन यस, वेरी गुड। ये लगता है आपने पेपर पेपर किया हुआ है वाला। सो दैट्स गुड। अच्छा जी, so ये आपका हो गया 15 cos 20 and this will be 15 sin 20 and very good हफ्सा। और हमारे पास जो है ये वाला जो हो जाएगा, दिस विल बी 6 sin 40। ठीक है, जस्ट मेक श्योर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो ऊपर ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये वाला जो है दिस विल बी ऑपोजिट, तो 6 sin 40 एंड दिस वन वुड बी 6 cos 40। अच्छा, मेक श्योर नॉट मेकिंग द मिस्टेक, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, so basically the vertical component I'm going to say y वाला component is basically 6 cos 40 minus 15 sin 20 and the x वाला component is 6 sin 40 plus 15 cos 20। now you can work it out, जो भी आंसर आ रहे हैं आप उसको कर दें। Hafsa says
सी कहाँ है ऑप्शन में, सी कहाँ है ऑप्शन में, सो लेट मी जस्ट चेक, यस, सो ये मेरे पास जो मैंने किया है, मेरे पास -0.534 आ रहा है, ठीक है, एंड ये वाला मेरे पास जो है वो आ रहा है 18 समथिंग, ठीक है। तो मेरे पास माइनस क्यों आ रहा है, दैट्स बिकॉज दी कन्वेंशन आई हैव टेकन, ठीक है, मैंने कन्वेंशन ली है डाउनवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइटवर्ड इज पॉजिटिव, दैट इज बेसिकली मैंने 6 cos 40 को पॉजिटिव लिया है, 15 sin 20 को अगर आप उल्टा करें तो आपका 0.534 आ रहा, ठीक है। वैसे भी बहरहाल उन्होंने मैग्नीट्यूड्स पूछे थे तो दैट डज नॉट मैटर, माइनस से भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी सी एज सबसासेस। अच्छा जी, then a student wishes to determine the density of lead. She measures the mass and diameter of a small sphere of lead. What is the best estimate of the percentage uncertainty in her calculated value of rho? ओके, सो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है रो की, द डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को सबको आता है, फॉर अ सॉलिड वो होता है, या फॉर एनीथिंग परहैप्स इज मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ना, आपके पास मास दिया हुआ है और आपको डायमीटर दिया हुआ है, और एक स्फेयर का, ठीक है, इट इज द स्फेयर, ठीक है, इट इज अ स्फेयर, सो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ इंस्टेड ऑफ आर आई एम गोइंग टू राइट b अपॉन 2 क्यूब, so I am getting mass upon 4/3 pi d cubed over 8, and then the 8 cancels out with, sorry, this is 2, this is 1, so we are getting mass upon pi d cubed upon 6, 6 ऊपर चला गया, तो 6m upon pi d cubed आपका जो है वो क्या आ गया, वो फॉर्मूला आ गया डेंसिटी का। अच्छा नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है इन रो, सो डेल्टा रो अपॉन रो विद इक्वल्स टू 6 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट को छोड़ देंगे, डेल्टा m अपॉन m प्लस डायमीटर के ऊपर 3 की पावर है तो डेल्टा d अपॉन d। अच्छा, जस्ट मेक श्योर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी, यानी ये इंटू 100 होगा, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी आप 100 कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड इससे भी कर सकते हो 100 मल्टीप्लाई, या फिर पूरा एज अ होल में 100 मल्टीप्लाई कर दो, बात वही हो गई कॉमन लेके, तो दैट्स दैट, मैं पूरा होल में जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करता वाली तरह। अच्छा, नाउ ऑल आई गॉट टू डू इज आई टू कैलकुलेट दिस, लेफ्ट हैंड साइड पूरी ही परसेंटेज बन गई तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, डेल्टा m अपॉन m, सो डेल्टा m अपॉन m इज, अच्छा अब देखो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट, वाई इज दैट, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उसमें कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, अभी डिविजन हो रही है, तो 0.005 डिवाइड बाय 0.506 प्लस 3 टाइम्स 0.02 upon 2.20, and then you are basically going to multiply by 100. So what is the answer that we're getting? 3.7. Thank you, Tabia. So 3.7%. That's going to be D. Any problems with this question? Two quantities P and Q are directly proportional to each other. Experimental results are taken and plotted in a graph of Q against P. Which graph shows there were random errors in the measurements of P and Q? Yep, that should be C. ठीक है, because random किस तरह दिखाते हैं आप? Random is shown by a scatter plot. And how did you show the systematic error? अगर सिस्टमैटिक होता तो सिस्टमैटिक किस तरह पता चलता? नो, सिस्टमैटिक इस तरह से पता चलता है कि या तो x और y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, यानी ग्राफ जो है वो यहाँ से कटता हुआ जा रहा होता, यूं होता, x और y इंटरसेप्ट कहाँ होता है, जब जहाँ पे नहीं होना था, ठीक है, तो अ सिस्टमैटिक एरर इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फॉल्स x एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, वो x एंड y इंटरसेप्ट नहीं होना था, वो आ गया, सो सिस्टमैटिकली ये याद रखना। अच्छा, then a man of mass 75.2 kg uses a set of weighing scales to measure his mass 3 times. He obtains the following readings. ठीक है, रीडिंग 1 80.2 है, रीडिंग 2 80.1 है, रीडिंग 3 80.2 है. Which statement best describes the precision and accuracy of the weighing scales? So इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है आप लोगों को? Yes, Taber, you're correct. It is going to be D. Why is that? सबसे पहले तो you know these are precise.
0.1 kg तक ये प्रिसाइज है, सारी रीडिंग 0.1 kg में आ रही है, यानी 80.1 से प्लस माइनस 0.1 चल जाओ, सारी रीडिंग्स एक दूसरे के 0.1 kg में है, सो दिस इज डेफिनेटली प्रिसाइज। ठीक है, नाउ इफ यू हैव वर्कड आउट प्रिसाइज तो आपकी प्रोबेबिलिटी खुद ही कम हो गई, हाफ हो गई है आंसर सही होने की। नाउ यू जस्ट नीड टू वर्क आउट इफ दिस इज एक्यूरेट और नॉट, और एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है, एक्यूरेट एटलीस्ट टू 0.1 kg तो नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक तकरीबन 5 kg तक इनएक्यूरेट है, सो इट्स डेफिनेटली नॉट इवन एक्यूरेट। ठीक है, इट्स नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, इट्स नॉट अप्रोचिंग द एक्चुअल वैल्यू। ओके, नाउ I want you all to focus on this question, ठीक है, एंड इसको पढ़ें एंड गिव डायरेक्ट मैसेज करें सब, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज। ताबिया का भी आंसर आ गया, ताबिया का आंसर भी आ चुका है, और दैट उसका भी रिप्लाई हो गया। ओके, नाउ ऐसा कोई सवाल आ जाए, ठीक है, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, अपने आप से लॉजिकली रीजन करना सीखो, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी एबल टू डिबेट विद योरसेल्फ कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, अपने आप से लड़ना सीखो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑप्शन ए सबसे पहले, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फायरवर्क राइजिंग टू अ मैक्सिमम हाइट एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, लाइक देयर शुड बी, कुछ लोगों ने ए भी आंसर करा ना, सो देयर शुड बी लाइक some logical reasoning or some logical inference that you should be able to do, ठीक है, तो the acceleration of a firework rising to a maximum height and falling to the ground, एक firework के साथ होता क्या है, I think जब मैं एक firework को लॉन्च करता हूँ, I give it a very high initial speed, मैं उसको उसके ऊपर बहुत जोर से एक फोर्स लगाता हूँ, उसको बहुत ज्यादा हाई एक इनिशियल स्पीड उसको पकड़ा देता हूँ हाथ में, एंड दैट मेक्स इट गो अप, व्हेन इट गोज अप ऊपर जाता है, फिर रेस्ट पे आता है एंड देन कम्स बैक डाउन। नाउ व्हाट डू आई नीड टू फोकस ऑन, आई नीड टू फोकस ऑन कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, सो मुझे ये बताओ, इफ आई टेक अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, इफ आई टेक डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, ठीक है, डोंट यू थिंक द ग्राफ इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट 9.81, बिकॉज मैंने उसको इनिशियली बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी दी है, लेकिन ऊपर जाते हुए the only thing, the only force that is on it is its weight, ठीक है, neglecting air resistance completely, so there should be only 9.81 की acceleration, ठीक है, therefore this graph is definitely 100% going to be wrong, सही है। अच्छा, now दूसरी चीज देखते हैं, now let's discuss C and D because they're absolutely the same, ठीक है, if someone said C and someone did not say D, then they should have reasoned with themselves कि मैं C क्यों बोल रहा हूँ, D क्यों नहीं बोल रहा, ठीक है, because C and D are exactly the same options, they're exactly the same things। अच्छा, बोल रहे हैं speed of a javelin as it leaves an athlete's hand falls and sinks into the ground, ठीक है, और दूसरा क्या है, speed of a high jump athlete leaving the ground, jumping over a bar and descending to the ground। हो क्या रहा है दोनों केसेस में, क्या हो रहा है ये, we've studied this phenomena, what is this phenomena called, this is a special kind of motion, किसी चीज को at an angle to the horizontal पे फेंको तो it exhibits certain kind of motion, I think both of them are projectile motion, yes, these both are projectile motion, I am most certainly going to launch the javelin at an angle, javelin भी at an angle जाएगी, और एक रनर भी भागता हुआ छलांग जब मारेगा तो he will also like he will have a speed at an angle to the horizontal, or basically he will be making this projectile motion जैसा part, both of them are making projectile motion वाला part, and now you know projectile motion में क्या होता है, your vertical component decreases, ठीक है, maybe you had a very high vertical component over here, decreases, then decrease further, then यहाँ पे zero हो गया, then कम हुआ, then बड़ा बड़ा बड़ा, and then you had this huge vertical component वापस से, ठीक है, but there is always, remember, there is always a horizontal component, ठीक है, and we've done this graph multiple times, ठीक है, हमने ये ग्राफ देखा है बार बार, प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पीड का ग्राफ क्या होता है, इट गोज समथिंग लाइक दिस, वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड डिक्रीजेस, बट इट नेवर गोज टू अ जीरो, व्हाई, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ बनना चाहिए था वो मेरे ख्याल से सी और डी का ये बनना चाहिए था। So it's definitely not even C and D. ठीक है, तो without even working out what's the correct option, I can easily work out what are the wrong options. And now let's confirm कि ये जो B है, ठीक है, if it really is the correct option, ठीक है। अच्छा, in A and C D, ठीक है, we neglected air resistance क्योंकि मुझे आप लोगों ने सिंपल करनी है वो चीज, ठीक है, we neglected air resistance, सही है। बट इफ यू वुड हैव टेकन एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसमें लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स, ठीक है, बट फॉर बी यू रियली हैव टू टेक इन अकाउंट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू थिंक अबाउट इट। उसमें एयर रेजिस्टेंस लोगे भी, ठीक है, तो उसकी उसकी मैं दोनों पे इफेक्ट्स बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, एयर रेजिस्टेंस से क्या होगा इन दोनों, ठीक है, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस बी, ठीक है। अच्छा, नाउ यू हैव वी हैव सर्टेनली डन दिस ग्राफ, ठीक है, दिस ग्राफ इज इन योर लेक्चर कि एक्सेलरेशन ऑफ स्काई ड्राइवर लीविंग इन एयरक्राफ्ट, यू नो जब एक स्काई ड्राइवर आसमान से गिर रहा है तो इनिशियल उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट शुड बी 9.81 बिकॉज उसका वेट उस पर एक्ट कर रहा है एंड ही हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, सो दिस इज दिस वैल्यू ओवर हियर 9.81, ठीक है। बट जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है नीचे की तरफ, तो यू गेट a drag force developing. What's that drag force going to do? Eventually, it's going to equal to the weight. और होता क्या है उससे उससे ये होता है कि नेट फोर्स आपकी जीरो हो जाती है, आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड देन यू ओपन अ पैराशूट, व्हेन यू ओपन अ पैराशूट आपकी ड्रैग फोर्स वाला जो कंपोनेंट है दैट इंक्रीजेस ह्यूजली। So, उससे क्या होता है, उससे आपकी एक्सेलरेशन असल में पहले हमेशा नीचे की तरफ थी और फिर इवेंचुअली जीरो हो गई, लेकिन जब आपका ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई तो असल में एक्सेलरेशन क्या हो गई, ऊपर की तरफ चली गई। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन पहले वाली, योर एक्सेलरेशन बिकम नेगेटिव एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होते 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 इवेंचुअली अगेन यू आर सपोज टू गेट द ड्रैग फोर्स एंड द वेट इक्वल एंड देन यू रीच द सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी यू हैव, ठीक है। So I hope we all are clear with why it's going to be B. सही है। अच्छा, now what was going to happen with these two in terms of when we're discussing air resistance, ठीक है, air resistance में इन दोनों के साथ क्या होता है, okay, not going to get into too much details क्योंकि वो आपके ये वो वाले जो ग्राफ्स हैं कंसिडरिंग इसका एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट और इन दोनों का इस पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट, ये दोनों आपके कोर्स में ग्राफ्स है ही नहीं, ठीक है। उस वाली बात तो एग्जामिनर का कभी आपसे सवाल करता ही नहीं कि यू शुड नो दिस थ्री ग्राफ्स इन रिलेशन टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उस वाली बात तो याद है। जस्ट फॉर डिस्कशन सेक, दिस ग्राफ वुड हैव एक्चुअली गॉन टू समवेयर अराउंड 0, ठीक है, एंड देन गॉटन बैक अप, ये होता, ठीक है। वो क्यों होता, वो इसलिए होता बिकॉज एट सम पॉइंट योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एयर सिग्नल खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन क्योंकि वो ग्राफ्स जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, बिलावरी में कंफ्यूज हो जाओगे। एयर रेजिस्टेंस इन तीनों ग्राफ्स में नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, और हमें आते भी नहीं है। हाँ, हमने जिस पे डिस्कशन करी है एयर रेजिस्टेंस की वो भी है, हमने डिस्कशन करी है फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस की। तो आई थिंक I hope everyone is happy with the answers and everyone knows कि हमने इनको solve किस तरह करना है, सोचना किस तरह उसके बारे में। What describes the mass of an object? Okay, first of all, if you can't work out what's the correct option, start working out what are the wrong options. Okay, which ones are the wrong options? इसमें से कौन से evidently clear है कि वो wrong option है? Okay. A1 gives us one incorrect option. Okay, that's really good. Okay, so Aman gives us very good one option correct. Aman जो दूसरा बोला वो actually सही आंसर है. So that is correct. The momentum of an object before a collision is going to be the momentum, not the mass. That is so illogical. B is wrong completely. Okay, then Hamad tells us कि A is also wrong, and he's perfectly correct in saying that. हालांकि बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है. A is describing a force. It's not describing the mass. Force और mass में जमीन आसमान का फर्क है. और ये force the object experienced due to gravity is actually weight. It's not mass. They're talking about the weight. Either they're talking about the momentum. And then Myra also says
कि D is also wrong because quite literally they're saying the weight of an object as measured by a balance. ठीक है, so they are measuring the weight and they're telling you we're measuring the weight. So how can the weight be mass? Because this is still weight. Acha, now the resistance of an object to changes in motion. This is what you need to know at O levels and A levels. That this is the definition of mass. क्यों? There is this law of inertia that we studied. ठीक है, this is law of inertia. Inertia क्या कहता है कि an object moves with a constant velocity or stays at rest until and unless acted upon by an external force. ठीक है, सो मास की ये प्रॉपर्टी है, कोई भी मास होगा उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो अपनी जगह पे रहेगा या हिलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसपे फोर्स नहीं लगती. ठीक है, सो मास इज रेजिस्ट द चेंज इन मोशन. ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, इसको दूसरे तरीके से समझना क्या है, यू नो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर ए कांस्टेंट मास. ठीक है, ओनली फॉर अ कांस्टेंट मास. अच्छा, नाउ सपोज करते हैं कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, दैट यू कैन इजीली डिराइव. ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी मास जब ज्यादा होगा एक्सेलरेशन आपकी कम होगी एंड जब आपका मास कम होगा तो आपकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. ठीक है, सो मास जितना ज्यादा होता है उतनी कम आपकी एक्सेलरेशन होती है. तो मास इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंजेस इन मोशन. ये बेसिकली जो इनर्शिया के अल्फाज आते हैं वो यहां से आते हैं. ज्यादा मास होगा कम एक्सेलरेशन. सो इट रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, सो इट इज गोइंग टू बी सी. ठीक है, सो इफ यू कांट वर्क आउट कौन सा ऑप्शन सही है, वर्क आउट कौन सा ऑप्शन गलत है. ठीक है, अच्छा, a car has mass m, a person needs to push the car with force F in order to give the car acceleration A. ठीक है, so let's draw this. सबसे पहले तो एक कार है जिसका मास जो है वो m है. ठीक है, yes I am drawing the car as a circle. ठीक है, please don't say anything about that. You're applying a force F. ये बंदा फोर्स F लगाता है और इस गाड़ी को एक्सेलरेशन A मिलती है. ठीक है, एक्सेलरेशन है A, F फोर्स. These two are different things. The person need to push the car with force 2F in order to give the car acceleration 3A. Okay, so गाड़ी पे जब हम 2F लगाते हैं उसी गाड़ी पे तो हमें क्या मिलता है, हमें 3A मिलता है. Then they're asking you which expression gives the constant resistive force opposing the motion of the car. So that means there is a resistive force and the resistive force will be backwards. Yes or no? So it should be like this. So friction. And in both cases, वही friction force act कर रही होगी, because there is absolutely no indication that there is two different friction forces acting. So there is the same friction force acting. Okay, now let's say आगे की तरफ positive. ठीक है, let's make a convention as आगे की तरफ positive. Yes, Amen, बिल्कुल सही बोल रही हो. We will find out the resultant force, the net force. Net force किसके बराबर होती है, mass into acceleration के बराबर होती है. ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे आएगी, नेट फोर्स है फोर्स F माइनस FR विच विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और इधर नेट फोर्स क्या होगी, सो इधर नेट फोर्स 2F माइनस FR है विच इक्वल्स टू M into 3A, so 3MA. Okay, I need to get the friction force out. तो ऐसा काम करते हैं, let's make F the subject over here. So ये MA plus FR आ गया. Now in this F I plug in this. So 2FR minus FR 3MA minus 2MA. You get that goes over there 2MA. And so you get friction force is equivalent to MA. So the option is going to be A. Okay, next moving on. Right, another reasoning question. I hope everyone can read this. ठीक है, read करें question को. You have time. ठीक है, direct message करें कौन सा option you think is correct. Yeah, let's have the discussion. Message me the options that you think are wrong. ठीक, and if you know you're certain कि ये option correct ही है तो just go with that. मुझे वो बता दो. And do let me know कि you're thinking the correct option in this. अच्छा, now सबसे पहले तो मुझे बताओ
You guys must have read the whole question. What does this statement mean? इसका मतलब क्या हुआ? मायरा के अलावा किसी और को समझ में आ रहा है? Elastic collision. Perfect. Relative speed of approach is equals to relative speed of separation only in an elastic collision. So you 100% know that the momentum is going to be constant. वो तो हमेशा ही होता है. And you definitely also know that kinetic energy will also be constant. Okay. Now, during the interaction of P and Q, some of the total kinetic energy is lost. That is wrong. During the interaction between P and Q, some of the total momentum is lost. That is also wrong. The momentum of Q after the interaction is equal to the momentum of P before the interaction. ठीक है? That may be true, but that's उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता. ठीक है? Maybe हाँ हो सकता है momentum of Q is equal to the momentum of P before the interaction. You need to understand that this is not the same as initial momentum equals to final momentum. ठीक है? This is not saying that initial momentum is equals to final momentum. ये बात नहीं कर रहा. ये कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ Q, सिर्फ Q का मोमेंटम इंटरेक्शन के बाद सिर्फ P के मोमेंटम्स के बराबर है इंटरेक्शन से पहले. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल नीड टू चेक इट. ठीक है? यू विल नीड टू कैलकुलेट दिस इज देयर इज नो गारंटी दिस इज करेक्ट और नॉट. ठीक है? बट B, the values of kinetic energy of P plus kinetic energy of Q before and after the interaction are equal. Yes, perfect. That is what we were looking for. Something that is 100% going to be true. So P and Q before and after collision, kinetic energies are going to be the same. Sum की बात हो रही है, तो initial kinetic energy was to final kinetic energy. अच्छा जी. A submarine descends vertically at constant velocity. Three forces acting on the submarine are viscous drag, upthrust, and weight. Which relationship between their magnitudes is correct? अच्छा, तो पहले तो मुझे बताओ, there is a keyword in here. What is that keyword? Can anyone see? No, Aman. That's not the keyword. Yes, Aman. Perfect. A constant velocity. You need to start looking out for these words. What does this mean? This means that the object will be in equilibrium. You have to start looking out for these words. Constant velocity, uniform velocity. You have to start looking out for these words. Okay. So constant velocity, upthrust, drag force, and upthrust, viscous drag, and weight are acting. Okay. So the weight is acting. We know that the weight is acting. Then upthrust is also acting. Upthrust हमेशा ऊपर की तरफ होती है. So there is an upthrust. And there must also be a drag force. Okay. Okay. And you definitely 100% know that I've not drawn the magnitudes of the two forces, of the ऊपर वाली force. लेकिन मैंने किसी magnitude नहीं देखा, बस मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ. क्या बताना चाह रहा हूँ कि universe in equilibrium, so you know upthrust plus drag force must be equals to the weight. You know that for a fact because it's in equilibrium. अच्छा, so weight is less than the drag force. A weight cannot be less than the drag force. Why is that? Because drag force में upthrust add करना पड़ता है तो weight के बराबर बनता है. So the weight will not be less than the drag force. Weight is definitely greater than a drag force. Greater by how much? Greater by the upthrust. Drag force में upthrust add करो तो weight बनता है. This is wrong. Weight equals to drag force? 100% now. Weight equals to drag force plus upthrust. Weight is less than the upthrust. That is wrong again. Upthrust से कम नहीं है weight. अपथ्रस्ट से ज्यादा ये वेट, उसमें ड्रैग फोर्स ऐड करते हैं अपथ्रस्ट में तो वेट बनता है. तो ये भी गलत हो गया. वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट. यस, डेफिनेटली वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट. वेट जो है वो अपथ्रस्ट से ग्रेटर है. सो इट्स गोइंग टू बी बी. व्हाई नॉट बी? बिकॉज़ वेट इज नॉट इक्वल टू ड्रैग फोर्स. वेट इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट कितने का ये मान? ओके, देन ओह नाइस क्वेश्चन. Sadly, you're not going to be able to do this. You know, इतना अच्छा चैप्टर हुआ करता था, ये बिलावल में हटा दिया. It was one of the easiest chapters, like एक दिन का चैप्टर था ये, लेकिन and you were like आसानी से हो जाता था. खैर, लेकिन क्या करें अब. A car of mass m travels at constant speed up a slope at an angle of theta to the horizontal, as shown in the diagram. Air resistance and friction provide a resistive force F. The acceleration of free fall is g.
What is the force needed to propel the car at this constant speed? Do you see a keyword? Yes, the same keyword that we came across again. So constant speed means equilibrium. ठीक है? Look out for this. ये बहुत आता है. अच्छा, तो equilibrium हो गया. अच्छा, now what is the force needed to propel the car at this constant speed? अच्छा, गाड़ी का मास जो है वो ऑलरेडी m है. ठीक है, इस गाड़ी का मास जो है वो m है. अच्छा, now you need to understand कौन कौन सी फोर्सेस है. ठीक है, you know that there's going to be the weight. ठीक है, मैं गाड़ी पे जो है उसका वेट होगा. ठीक है, और वेट के जो अगर दो कंपोनेंट कर ले तो एक आ रहा है आपके पास एम जी साइन थीटा, बिकॉज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, और एक आपके पास जा रहा है एम जी कॉस थीटा. ठीक है, एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ओवर हियर एज वेल. ठीक है, जो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी उसको कैंसिल आउट कर रही है, तभी वो गाड़ी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है. तो दिस इज नॉर्मल फोर्स. अच्छा, एंड ऑब्वियसली गाड़ी अगर आगे जा रही है, एम जी साइन थीटा और रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ है, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स equal to both of them, that is the thrust force being produced by the engine, जिससे गाड़ी constant velocity पे चल रही है. So you know that the thrust force is going to be equal to the resistive force plus mg sin theta, right? So the thrust force is equals to mg sin theta plus f. ठीक है, simple enough. Angle with the horizontal will be sine, yes. Angle with the horizontal will always be sine. ठीक है, and if it's with the vertical, so these just flip. ये mg cos theta हो जाएगा, mg sin theta हो जाएगा. ओनली जब वो वर्टिकल है, वैसे नहीं आता वर्टिकल हटना, इतना नहीं आता है. ओके, लेट्स डू 15. A volume of 1.5 meter cube of water is mixed with 0.5 meter cube of alcohol. The density of water is 1000. The density of alcohol is 800. The volume of the mixture is 2 meter cube. What is the density of the mixture? We did एक ऐसा question पहले भी. ठीक है, how do you go about this question? You plot down all of the information. You've been given the volume of water, that is 1.5. You've been given the density of water, that's 1000. And you know the volume of alcohol, that is 0.5. And you know the density of alcohol, that is how much? 800. Okay. Now, they're telling you the volume of the mixture. So I'm going to call it the volume of the mixture, that is 2. And they're asking for the density of the mixture. Okay, so they're asking for the density of the mixture. Okay, so first let's start off with how am I going to find out the density of the mixture. So density of mixture कैसे आएगी? Total mass of the mixture, right? You need the total mass definitely upon the total volume. जो mixture का total mass है upon the total volume. Okay, now let's start seeing कि total mass आ कहाँ से है. Water और alcohol add हुआ है इसमें, so it must be definitely be the water का mass plus the alcohol का mass, and definitely then volume of water plus volume of alcohol. ठीक है, you have that information, but you do not have the masses. I think that's easily workable out from here, because you know density क्या होती है, that is mass upon volume, right? So you know 1000 will equals to mass upon 1.5. So mass of water. So mass of water आपके पास आ गया है 1500. That's a huge amount of mass. 1.5 into 1000, 1500. That's a lot of mass. अच्छा, and ये जो है वो 800 equals to mass of alcohol upon 0.5. So the mass of alcohol is going to work out to be 400. ठीक है, and then you just add them over here. Mass of water was 1500, mass of alcohol was 400, volume of water was, अच्छा volume of water total mixture दिया हुआ है, total mixture का volume हमें 2 दिया हुआ है, so I don't need to care about that. I just put 2 over here. So that will work out to be 1900 divided by 2, that's 950 kilogram per meter cube, as Eamon says. Very good, thank you. अच्छा जी, a parachute is falling at constant terminal velocity. Which statement is not correct? So perhaps let's do the discussion कि कौन कौन सी statements correct है.
Amen. We are looking out for the things that are wrong. Yeah, like I don't get your answer. Acha, Tab, you're saying A is wrong? Sorry, you're saying A is right? Yeah, so Tab is correct. A is right. The gravitational potential energy, कुछ उसमें से हिस्सा kinetic energy of the air बनेगा. सर Hmm. ये नहीं होता कि अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. Microside. That's what you had to identify. At a constant terminal velocity, the delta Ke of the parachutist. If you're talking about the parachutist की gravitational potential energy खत्म हो गई है ना, right? तो लेकिन आपकी constant terminal velocity है, तो इसका मतलब है that cannot go to the kinetic energy of the parachutist. This option B is wrong. वो parachutist की kinetic energy नहीं बन सकता because parachutist क्या है? Constant terminal velocity है. हाँ, ये हो सकता है कि as this parachutist falling, वो जो है वो इस हवा को like basically ये सारी जो gravitational potential energy में decrease हो रहा है, he is releasing this as heat energy. खुद भी गर्म हो रहा है, ठीक है, हो सकता है खुद गर्म हो सकता है हवा को गर्म कर रहा हो, और हवा गर्म होगी तो हवा जब गर्म होती है कोई भी चीज तो it starts to move, it starts to vibrate much more, so the kinetic energy of the air must also increase. So all three options are actually correct. ठीक है, the one that is wrong is it cannot be converted into kinetic energy parachutist because he is falling at a terminal velocity. अच्छा जी, then this question, a combined heat and power station generates electrical power and useful heat. The diagram shows the input and output powers for a CHP station. What is the efficiency of the CHP station for producing useful power? There is about 60 megawatts of wasted power and it's useful, so I think that's easy. It is useful power upon total power into 100. Yes. So useful power क्या हो गया आपकी total power input, ठीक है. अच्छा, तो यूजफुल आपकी 160 थी, ठीक है, और ऊपर भी मेगावाट्स है नीचे भी मेगावाट्स है, खुद ही कैंसिल हो जाएंगे, आई डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट. और यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर 100 है, और नीचे जो है टोटल पावर 60 प्लस 160 प्लस 100 into 100. You work this answer out. This works out to be around 81.25, I think. Yep. 81.25%. That is 81%. Okay. Now, this is going to be a very fun question. ये question पढ़े, and I want everyone to answer this question. Oops, एक बंदा जो है वो meeting room में, why were they waiting room में क्यों थे आप सर? अच्छा, खैर question पढ़े and then tell me what do you think is the correct answer. And let's see. अच्छा, first of all, you need to consider कि हो क्या रहा है. This is a bungee jumper that is falling off a great height. ठीक है, and मसला क्या है इसमें? इसमें ये मसला है कि we only need to talk about the gravitational potential energy and the elastic potential energy. ठीक है, you have read this question. दूसरी बात ये gravitational potential energy का ये बोल रहे हैं कि it is measured relative to the lowest point reached by the jumper. ठीक है, okay. So now what I need to really check for the gravitational potential energy कि is it a straight line graph or is it this curvy graph? Is it this quadratic equation का maximum वाला curve या is it this straight line curve? Okay, so you know that the gravitational potential energy is mgh, right? Okay, so from there you 100% know that gravitational potential energy will be directly proportional to h. So that means this should follow y directly proportional to x wala graph. ठीक है, any of these two graphs, you need a thing to confirm it. या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, but you have confirmed that it must be a straight line. ठीक है, अच्छा, now good thing is they haven't tested कि ये ऊपर होगा नीचे होगा, लेकिन ये नीचे वाला क्यों है? That's because इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है vertical distance fallen. Vertical distance fallen. So at vertical distance fallen 0, when you haven't fell any distance, जब आपने कोई डिस्टेंस गिरे नहीं है आप वर्टिकली, सो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी.
So therefore it's going to be this graph. ठीक है? So 100% I know that B and D will be wrong. Okay, now from these two graphs, is it going to be straight line or is it going to be this quadratic curve? ठीक है? And I'm also going to explain कि ये इतनी देर बाद क्यों हो रहा है, हालांकि we've always seen it to be like this या this. ठीक है? वो explain करूंगा मैं. But we really need to distinguish between the quadratic curve and a line over here. अच्छा, so elastic potential energy का को करने के लिए you have got two formulas. You've got half F delta L, right? And you have another formula that is half F into delta L squared, right? Acha. Now, the problem is I can't use, like, let's say, इधर से if you tell me कि ये चीज है and इधर से आप मुझे बताओ कि सॉरी ये F नहीं था, my bad, F नहीं था, ये K था, ये चीज है, ठीक है? So I would say that you're correct over here and wrong over here. Okay, why is that? As this bungee jumper is falling, ठीक है, जैसे गिर रहा है, तो जैसे जैसे इसकी एक्सटेंशन बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगी, फोर्स चेंज करेगी. Why? Because force is basically K delta L. ठीक है? So as long as he's falling और इसकी एक्सटेंशन बढ़ रही है, there is no way this is going to be constant. This is not constant. So I can't derive this relationship because constant है ही नहीं. So I can't say elastic potential energy is directly proportional to delta L. That is going to be a wrong thing. ठीक है? But if you consider this thing, half K delta L squared, so yes, I can say that this is going to be a constant because springs constant हमेशा constant रहता है. So the elastic potential energy is directly proportional to L delta L squared. ठीक है? अच्छा जी. So it must be either this graph, whoops, either it will be this graph or it will be this graph. That's a quadratic equation. ठीक है, इसका एक पार्ट बना रहा हूँ, बाकी सिमेट्रिकल आपको पता है दूसरा वो होगा. अच्छा, now again you've not been tested किया तो you know A is the correct option. ठीक है, ये हमने इतना जो डिसाइफर कर लिया कि A is the correct option. इससे ज्यादा वर्किंग जो हमें करनी है वो मैं समझा रहा हूँ. अच्छा, now मैंने वर्टिकल डिस्टेंस फॉलन और डेल्टा एल को कैसे रिलेट किया. ठीक है, जब वो गिरेगा एक वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना, सो मोस्ट डेफिनेटली पहले वो उस बंजी की, जो भी बंजी है, आई डोंट नो इफ यू कॉल इट बंजी, खैर वो जो भी लेंथ ऑफ द रोप है, दैट्स उसकी पहले वो लेंथ एल गिरेगा. तो यहां से वो नीचे आया तो वो पहले लेंथ एल गिरेगा. ठीक है, एंड देन इज गोइंग टू ड्रॉप फर्दर बिलो टू सम डेल्टा एल. ठीक है, सो दिस कंप्लीट थिंग इज गोइंग टू बी हिज वर्टिकल हाइट फॉलन, राइट? दैट्स हिज वर्टिकल हाइट. सही है. अच्छा, ये तो हमने इस तरह से रिलेट कर लिया कि ये वर्टिकल डिस्टेंस फॉलन और डेल्टा एल के बीच में क्या रिलेशनशिप. अच्छा, द अदर थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज कि ये ग्राफ जो है वो यहां से शुरू नहीं हो रहा, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर ओवर हियर. एंड यही होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब तक वो अपनी सिर्फ लेंथ गिर रहा है, जब तक वो अपनी सिर्फ लेंथ गिर रहा है, there is no delta L, there is no extension. So for this portion of his fall, there is no elastic potential energy. क्योंकि he has absolutely not extended the rope by even one bit. अगर उसने rope को extend ही नहीं किया तो the rope cannot start storing up elastic potential energy. ठीक है? So I hope we're clear with everything. Why is everything happening? So basically ये जो ग्राफ यहाँ से शुरू है, ये इसलिए शुरू है दिखाने के लिए कि जो डेल्टा एल शुरू हुआ है, जो एक्सटेंशन शुरू हुई है, वो वर्टिकल डिस्टेंस पे इतनी देर बाद होकर शुरू हुई है. ठीक है, he started extending the rope after falling this much vertical distance. So it's option A. सही है, बात क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Also again I prefer this graph वाली approach. Why? Because I don't have to think. मतलब मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि is it going to be a curve, is it going to be a line, what is it going to be? I have maths to do it for me. Okay, मेरे लिए maths कर देते सारा काम. So I prefer that you learn this graphical approach. बहुत काम आती है. And there's like gonna be like maybe 2 questions in the paper, ठीक है, that are going to revolve around this. होंगे, लाजमी होंगे. अच्छा, a train on a mountain railway is carrying 200 people of average mass 70 kg.
अच्छा, ट्रेन है, it is carrying 200 people of average mass 70 kg up a slope at an angle of 30 degree. ठीक है भाई, and at a speed of 6 meter per second. सही हो गया. So the train itself has a mass of 80,000 kg. The percentage of the power from the engine which is used to raise the passengers and the train is 40%. Okay. Do you all agree with me that this is a constant speed? So can I say that this is in equilibrium? Right? Let's start working out some things. This is most definitely in equilibrium. ठीक है. अच्छा, now let me draw a bit of a diagram. बोल क्या रहे हैं, एक there is this mountain you have, ठीक है, a mountain that looks like a slope apparently, and this is at an angle of 30 degree, and this railway is carrying passengers. So this is this railway, ठीक है. Now this is much more of an accurate drawing than the submarine. Railway है एक, और it is carrying 200 people of 70 kg and उसका खुद का मास भी 80,000 है. Okay, that's a good thing. अच्छा, so मैं इधर जो है वो साइड में सबसे पहले तो ये कर रहा हूँ कि ये जो इस चीज का पूरा टोटल मास होगा वो क्या होगा. So that's going to be 200 into 70 plus 80,000. So 200 into 70 plus 80,000. What's the mass coming out to be? 8,200. What? Isn't it 94,000? How did 8,200? I think it should be 94,000. 200 into 70 plus 80,000. Yeah, the total mass is 94,000. This is 80,000, ठीक है. 94,000 हमारे पास kgs आ गए. ये ट्रेन का जो है वो टोटल मास है. अच्छा, now we have absolutely no indication that there is a friction force या कोई friction force है या नहीं, ठीक है. I have no indication if there is a friction force, ठीक है. So चलो हम कहते हैं चलो ठीक है, अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर. Let's still try to work out कि how can I do this question. अच्छा, okay, this has a total mass of this, ठीक है, तो I am calling its mass m, that I know that this is that much. अच्छा, it's traveling at a constant speed of 6 meter per second up the slope. So it is traveling with a constant 6 meter per second up the slope. Now it's definitely in equilibrium. So that means जो आगे की forces होंगी वो पीछे की forces भी होंगी, ठीक है. अच्छा, now let's start to work out what are the forces on it. The force on it, the first force that would obviously be because of its mass is the weight, and you would have two components of the weight. This one being W sine theta, and this one being W cos theta. Right. And again, normal contact force hogi, and you would definitely also have your W cos theta के लिए mark किया है. So you would have W cos theta. So you would have AW cos theta. Okay. Now this question has a serious problem. Now, okay. Just for discussion sake, ठीक है. W sin theta, W cos theta, and you're perfectly correct. एक normal contact force होगी, ठीक है, and एक हमारे पास friction भी होगी, एक हमारे पास friction भी होगी. Okay. अच्छा, now you would be correct in saying that power equals to force into velocity, and you could have used that approach, ठीक है. But the problem is कि you want to know the power of the engine, ठीक है. अच्छा, जो भी engine power produce कर रहा है, that is going over here, that is going in over here. सही है, that is going in over here. This is the power of the engine that is producing the thrust force, ठीक है. But the problem is I can't do Ft into the velocity 6. Why? Because I have absolutely no idea what Ft would be. हाँ, मुझे W sin theta पता है, but I have absolutely no idea about FRS. मुझे friction force नहीं पता, ना उसने बताई है. There is absolutely no indication to what the friction force है क्या, ठीक है. So I can't use the P equals to FV वाली approach. Okay, now let's try to work out something else. कुछ और work out करने की कोशिश करते हैं. What if we think of this as this कि power जो है वो आएगी rate of change of work से.
ठीक है, we are definitely doing a rate of change of work. अच्छा, now if you think about it, so what's the real work that you're doing? अच्छा, you're doing two kinds of work. एक, you're lifting this train, definitely you're increasing the height h of this train, and second, you're also making this train move along this horizontal track. ठीक है, अच्छा, another problem, you do not have the length of this track. अच्छा, let's read the question again carefully. Question में बहुत ही peculiar information दी हुई है. Question में ये दिया हुआ है, the percentage of the power from the engine is used to raise the passengers and the train is 40%. So what they're actually telling you is के पावर, वो वाली पावर जो लोगों को ऊपर उठाने में इस्तेमाल की जाती है, the power that is causing the gravitational potential energy का change is 40%. That's what we were missing. है 100% पावर होगी, उसमें से कुछ वेस्ट हो रही होगी, उसमें से कुछ उसकी हॉरिजॉन्टल उसको आगे चलाने की जा रही होगी, बट वी फॉर अ फैक्ट नो कि 40% ऑफ द पावर इज solely being used to increase the gravitational potential energy. ठीक है, so now I've got lifeline. Now I'm going to consider क्या, I'm going to consider what's the delta GPE upon the delta T. ठीक है, I'm going to consider what's the delta GPE upon the delta T. Okay, let's expand this. Let's say this becomes mg and then delta h upon delta T. Okay, that's wonderful. Delta h upon delta T क्या बन गया? That becomes mg and the velocity in the y direction. Delta h upon delta T will become the velocity in the y direction. Now I've got lifeline. ठीक है, तो अब मेरे पास बेसिकली हमें पता है हमारी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी. This was at an angle of 30 degree, so I can easily work out the vertical component of this, and that is going to be 6 sine 30. ठीक है, okay, let's start plugging in. The mass is 94,000, so the power is 94,000. मास हो गया, g जो है वो आपका 9.81 हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 6 sin 30. Actually, let's work out the answer क्या है. 94,000 into 9.81 into 6 sin 30. So this is 2766420, but this is not the answer. Not the answer. 2.8 megawatts निकल रहा है. उन्होंने बोला था ये एनर्जी जो है वो 40% है of the total power. 40% of the total power है. So of the total power अगर मैं उसका 40% निकालूं, I'll be getting 2766420. So that means the total power is actually equal to into 100 divided by 40. That comes out to be 6916050. That's approximately 6.9 megawatts. So your answer works out to be 6.9 megawatts. Okay, did you understand this question? This question could not have been solved using FV. Okay, somebody could have ignored the friction force, said that the Ft was equal to W sin theta, और फिर W sin theta Ft के बराबर है, W sin theta का मैग्नीट्यूड निकाल के वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देता, उससे आंसर नहीं आता. ठीक है, उससे आंसर नहीं आता, उससे गलत आंसर आता, बिकॉज यू कंप्लीटली निग्लेक्टेड द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको हमें थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो आई होप दिस वाज क्लियर. आई होप दिस छोटी सी एक्सरसाइज के वर्किंग आउट व्हाट द क्वेश्चन वाज एक्चुअली सेइंग वाज क्लियर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? A wire X is stretched by a force and gains elastic potential energy E. ठीक है, the same force is applied to wire Y of the same material. Okay, so that is good. They're telling you that you have a constant force. दोनों केसेस में ये कंपैरिजन वाला सवाल आ गया. एक वायर एक्स का बता रहे हैं, फिर एक वायर वाई का बता रहे हैं, और फिर ये चीजें बता रहे हैं कौन कौन सी चीज सेम है. सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया? सेम मटेरियल का मतलब हो गया सेम यंग मॉड्यूलस. ठीक है, सो द सेम यंग मॉड्यूलस with the same initial length. They even have the same initial length, so that means the original length is also same.
but twice the diameter of wire x. Now that's a differentiating factor. तो वायर x के डायमीटर को हम d बोल लेते हैं, वायर y के डायमीटर को हम क्या बोल लेते हैं, 2d बोल लेते हैं. सही है. Both wires obey Hooke's law. What is the gain in elastic potential energy of wire y? सही है. तो कंपैरिजन वाला सवाल है. पहले तो वायर x की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जो हमें चीजें देखनी है वो हम देख लेते हैं. तो वायर x की पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ रही है, वो आ रही है E इक्वल्स टू हाफ into F into delta L, and I'm going to call it delta LX, and फोर्स सेम है तो फोर्स F ही लिख रहा हूँ. ठीक है, हाफ वैसे भी सेम आ गया. तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x है वो EX जो है वो हाफ F डेल्टा LX है. एंड डेफिनेटली यू कैन एग्री विद मी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ F कांस्टेंट है तो F वैसा वैसा ही आ गया, और डेल्टा L y होगा. ठीक है. अच्छा नाउ, अच्छा दिव टोल्ड यू जो x की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो E है. ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको E से बजाय E लिख लेते हैं. दैट्स मीन टू मेक इट मच मोर सिंपलर. अच्छा नाउ टू वर्क आउट व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ E, मुझे यंग मॉड्यूलस से हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली देखो, टू गेट E in over here, to express EY in terms of E, I'll have to see what's delta LY in terms of delta LX. अगर मैंने डेल्टा LY निकाल दिया डेल्टा LX के टर्म्स में, तो मैं उधर से कंपैरिजन के थ्रू मैं बता सकता हूँ कौन सी चीज E है, एंड देन वी डू दैट. सो आई बेसिकली नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स डेल्टा LY. दैट्स व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. ओके, let's start over here. They've told you they have the same young modulus. So that means the young modulus of x is equal to the young modulus of y. ठीक है. अच्छा, young modulus कैसे आता है? young modulus आता है f into delta L upon area into L. यही था. I don't remember that correctly. f into L ऊपर था और यही जगह. ठीक है. So f into L अपॉन एरिया इंटू डेल्टा L. ठीक है. अब ये x के बारे में बात करें तो फोर्स ऑन x F ही थी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ L भी सेम ही थी. एरिया को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एरिया को हमें किस चीज में करना पड़ेगा, डायमीटर में करना पड़ेगा. तो वो कर लेते हैं. ये हो जाएगा, डायमीटर ऑफ x क्या था, d था. ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4. और ये EY के बराबर है. EY पे फोर्स क्या थी, वो भी F थी. उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, वो भी L थी. उसका डायमीटर क्या है, इट्स 2 times x का. सो दिस इज गोइंग टू बिकम पाई 2d होल स्क्वायर ओवर 4. एंड अच्छा, ये डेल्टा LX है. ठीक है, एंड ये जो है वो डेल्टा LY हो जाएगी. ओके, गुड थिंग. लेट्स कैंसिल आउट FL and let's even cancel out pi's and let's even cancel out 4's. ठीक है. अच्छा, so I am seeing that I have got a 1 upon d square delta LX equals to 1 upon 2 का स्क्वायर 4, तो 4d स्क्वायर डेल्टा LY. ओके, लेट्स इवन कैंसिल आउट जो है these d squares, and you're going to see that delta LY उधर ले जाओ, delta LX को ऊपर ले जाओ, is equals to delta LX upon 4. Delta LY is equals to delta LX upon 4. Okay, now let's plug that in over here. So EY is equals to half into F into क्या चीज थी, delta LX upon 4. Delta LX upon 4. Okay, now हाफ F डेल्टा LX क्या था, वो तो E था. तो इधर से ये चीज क्या हो गई, ये तो E हो गई, और ये क्या आ गया, दिस वर्क्स आउट टू बी E अपॉन 4 विच इज 0.25. ऑप्शन ए. ठीक है, देंगे ये क्वेश्चन पढ़े. ठीक है, मुझे बताएं इसको कैसे करना है हमें. क्रिस्टल की डेंसिटी दी हुई है और मास ऑफ ईच एटम दिया हुआ है. ठीक है, पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ ये है कि दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या है. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये होगा कि डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है. ठीक है, एटम्स कितने हैं ये गिनेंगे हम, और फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे. ठीक है, एंड सिंस दिस इज अ क्यूब,
तो फिर हम उसकी लेंथ ऑफ दो बीच के नाम से निकाल सकते हैं, हमारी अप्रोच ये होगी। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अब मास जो है वो क्या है, एक एटम का इतना है। अब एटम गिनने कितने, तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, मतलब एक, जो कह लो कि ये जो ऊपर का है, एक जो ये ऊपर का जो फेस है, इसमें नौ आइटम है, ठीक है। तो सिमिलरली इसके नीचे वाला जो फेस है ये वाला, उसमें भी नौ आइटम होंगे, और ये सबसे नीचे वाले में भी नौ आइटम होंगे। सो इन टोटल यू हैव 27 आइटम्स, जिनका मास क्या है, जिनका मास है 3.5 इंटू 10 to the power -25, ठीक है। और वॉल्यूम हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें एक्चुअल डेंसिटी पता है, वो है 9.2 इंटू 10 to the power 3। अच्छा जी, now you can calculate out the volume. So 9.2 into 10 to the power 3 and then divide by 27 and into 3.5 and then 25. Well, can you 27 into 3.5 and then 25, 9.2 into the power 3। एक्चुअली तो वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 1.027 इंटू 10 to the power -27। और आपको पता है एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज लेंथ क्यूब, ठीक है। सो लेंथ क्यूब इक्वल्स टू 1.027 इंटू 10 to the power -27, ठीक है, एंड देन क्यूब रूट आंसर। तो हमारे पास आ रहा है एक सेकेंड, हमारे पास, मेरे पास कोई कैलकुलेशन है, सही है। तो मेरे पास आ रहा है 1.01 इंटू 10 to the power -9, मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ऑब्वियसली हमें दो एटम्स के बीच में निकालना है। सो अगर ये पूरी लेंथ एल है, अगर ये पूरी लेंथ एल है, तो फिर दो के बीच में क्या हो जाएगी, दो के बीच में 1.01 इंटू 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, विच शुड गिव यू द आंसर एज 5, तकरीबन 5 आ रहा है इंटू 10 to the power -10, ठीक है, तकरीबन तकरीबन लिखा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के साथ एक मतलब एक एरर है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो इनका जो फाइनल आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, वो आता है इसको डिवाइड बाय 3 करके, ठीक है। हालांकि उनकी डायग्राम से 3 से डिवाइड करने की कोई सेंस नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन खैर उस पर हमें इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारी एक्सपोनेंट मैच हो गई है, ठीक है। जो ये इतना 3 असल में आंसर सी है, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपोनेंट मैच हो रही है। ये एग्जैक्ट हमारे पास तब आता है, जब आप 1.01 इंटू 10 to the power -9 को 3 से डिवाइड करते। 3 से भी नहीं, किसी और इससे था, कुछ था इसका, कुछ और तरीके से था इसका कुछ, लेकिन जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो सेंसी में आ रही है, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया कि इंटू 10 to the power -10 है, तो हमने इंटू 10 to the power -10 वाला जो है वो चूज कर लिया। इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, हालांकि आ जाना चाहिए था। इसकी थोड़ी सी इसके अंदर इस एमसीक्यू में एरर है, विद द वे उन्होंने जो है वो ये लिया हुआ है कि लेंथ है क्या, ठीक है। तो वो बस प्रॉब्लम है, लेकिन आई होप सबको क्लियर हो कि ये बस एक्सपोनेंट देख के मैंने जो है उसको निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सब पढ़ें और सब आंसर बताएं, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करें। ऐसे क्वेश्चंस तो किसी से गलत नहीं होने, तो जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा, सबसे पहले तो अब मुझे ये बताएं सब कि इलास्टिक क्या चीज होती है। इलास्टिक वो चीज होती है ना विच रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ, राइट। उसको एक्सटेंशन करो उसकी, लेकिन वो अपनी वापस जो है वो ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे, राइट। अच्छा, अब आपको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ नहीं दिया हुआ, ठीक है। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ होता तो आप तो आराम से बता सकते थे कि जो भी था उसमें एक्सटेंशन, मतलब जब उस पर हमने लोडिंग करी तो सपोज वो इस तरह से गया, अनलोडिंग करी तो वो वापस यूं आ गया, मतलब उसकी एक्सटेंशन वापस से 0 हो गई, तो यानी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच गया। ये तो हमारे पास बताने का तरीका था, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक डिस्कशन करी थी क्लास में कि जो फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है, ठीक है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के शेप से बहुत मिलता है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ से बहुत मिलता है। और तकरीबन तकरीबन आप दोनों की जो है वो तकरीबन हिसाब दोनों को इक्वल कह सकते हो, ठीक है। वो क्यों, ये चीज मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, जैसा मैं स्ट्रेस स्ट्रेन का बना रहा हूँ, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज
सेम नहीं होंगी, लेकिन दोनों का शेप ऑफ द ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन उसकी 0 जानी चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए था वो, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली है क्योंकि एक्सटेंशन 0 जानी चाहिए। बेसिकली इस शेप ऑफ द ग्राफ पे फोकस नहीं करें, फोकस इस पे करें कि एक्सटेंशन 0 हो गई वापस, ठीक है, शेप ऑफ द ग्राफ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इसी चीज का मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो भी ऐसा ही दिखेगा मुझे, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट मुझे जो है वो ऐसा ही दिखेगा। तो इस चीज को जरा दिमाग में रखिए, वो ऐसा क्यों दिखता है आपको, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि ये फोर्स अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन ए हो गया, ठीक है। तो जो आपका फोर्स अपॉन डेल्टा एल है, ठीक है, जो मतलब फॉर एग्जांपल द ग्रेड ऑफ ग्राफ जो होना चाहिए है हर पॉइंट पे, वो तकरीबन तकरीबन इधर है, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, आपकी ओरिजिनल लेंथ भी वही रही थी, आपकी एरिया भी तकरीबन वही रह रहा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर द टू ग्राफ्स हैव द सेम शेप, ठीक है, दे हैव द सेम शेप, ऑब्वियसली सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन दे हैव द सेम शेप, और डिडक्शन जो निकाली जा सकती है दोनों से वही निकाली जा सकती है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वापस एक्सटेंशन 0 हो गई, तो ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी इट शुड लुक बैक गोइंग टू द ओरिजिन। दूसरी बात ये कि हमने इसमें उस वक्त मैंने बात करी थी कि फॉर एग्जांपल मुझे एनर्जी बतानी, ठीक है, आप लोगों को वेरी वेल पता है कि आपको अगर लोडिंग कर्व के अंडर एरिया देना है तो वो क्या होता है, वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है, राइट। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के एरिया अंडर ग्राफ के नीचे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एनर्जी का आइडिया जरूर मिल जाएगा। आइडिया से क्या मतलब है कि ये मैं बता सकता हूँ कि ये लोडिंग में इसने एनर्जी गेन करी, मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इसने एनर्जी यहाँ से यहाँ एक्सटेंशन में ज्यादा गेन करी है या यहाँ से लेके यहाँ एक्सटेंशन में ज्यादा गेन करी, तो ऑब्वियसली एरिया अंडर ग्राफ से मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल एनर्जी बता सकता हूँ, मैं अपना अंदाजा बता सकता हूँ एनर्जी का, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फोर्स एक्सटेंशन से बहुत मिलता जुलता होता है, और वो इसलिए होता है फॉर दिस रीजन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देख रहे हैं एक्सटेंशन का, ठीक है, अगर वो आपसे पूछा, आपको बोले कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है और आपको बोलते हैं ए से बी जो है वो हम ये उसका ग्राफ है, तो आप हमें ये बताएं कि इसको हम एक्सटेंड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इसने एनर्जी गेन करी या नहीं करी, तो डिडक्शन जो है वो वही है, फोर्स एक्सटेंशन वाली ग्राफ की जैसी ही है, ठीक है। तो वो समझे, बस ये है कि आप एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर नहीं दे सकते क्योंकि वो एक एल अपॉन ए से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, इसको दिमाग में रखे, ठीक है, इसको होना ये बहुत आसान चाहिए था सबके लिए। अच्छा, the diagram illustrates the position of particles in a progressive sound wave at one instant in time, ठीक है, ये आप लोगों को काफी क्लियरली दिख रहा होगा, ये कंप्रेशन बनी हुई है और ये सारी जो आपकी रेयरफेक्शन बनी हुई है। अच्छा, the speed of the wave is v, p and q are 2 points on the wave a distance l apart, which expression is for the frequency, which one was correct option, पीछे पीछे b था, सॉरी, इट शुड हैव बीन b, ठीक है, उसमें एक्सटेंशन मुझे दिखानी है कि वापस से 0 हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन क्या होगी। अच्छा, लेट स्टार्ट विद समथिंग, वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है, ये v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगेगा, ठीक है, कि मुझे इसमें बताएं कि हमें v दी हुई है और डिस्टेंस l बताया हुआ है, तो मुझे लैम्डा चाहिए होगा, लैम्डा की वैल्यू में क्या लूँ इसमें, एक साउंड वेव के लिए जिसमें रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के टर्म में दिखाया था आपको, उसमें एक लैम्डा क्या होता है, 2L इन दिस, वेरी गुड। तो आपके पास जो है ये कंप्रेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पूरी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक इज तकरीबन ये एक रेयर फैक्शन हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी वापस से कंप्रेशन शुरू हो गई, ठीक है, ये आपकी कंप्रेशन थी और इससे पहले भी रेयर फैक्शन हो गई। अच्छा, तो लैम्डा जो है वो क्या होता है, वो होता है आपका कंप्रेशन प्लस रेयर फैक्शन, ठीक है, लैम्डा इज अ कंप्रेशन प्लस रेयर फैक्शन। अभी आपको दिख रहा है अच्छा ने लेंथ एल जो है वो तकरीबन कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के बीच आधे तक दी हुई है एल, तो इसका मतलब है यहाँ से अगर यहाँ तक बोलूं पूरा ले लूं तो तकरीबन एल थोड़ा सा, तकरीबन तकरीबन हिसाब यही हो गया कि एल और आ रहा है, so it's basically this is 2L, the lambda is 2L and then v equals to f lambda, so velocity आपकी v हो गई, फ्रीक्वेंसी आपकी हमें नहीं पता, हमें लैम्डा पता है 2L, सो आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया v over 2L, ठीक है।
अच्छा, this is a good question. A wave moves along the surface of a water. The diagram shows the variation of the displacement with the distance along the wave at time t equals to 0. जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, एक स्नैपशॉट होता है, एक पिक्चर ली हुई होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसकी पिक्चर ली हुई है और इसको जो है वो इन्होंने दिखाया हुआ है इस तरह से। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहे हैं विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस। तो आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, आप लोगों से मांग रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बता दें। तो किसी को याद है कि हम ये कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे निकालते हैं? हमने सब डिस्कशंस करी है क्लास में। आई हैव टोल्ड यू कि जैसे ये आपका एक स्नैपशॉट है, ये आपकी एक पिक्चर है, तो आप इसकी नेक्स्ट पिक्चर कैसे खुद बनाओगे, बिकॉज यू नो वेव आगे कैसे जाएगी, या आप लोगों को इंस्टिंक्टिवली इंट्यूटिवली पता है। तो मैं इसका नेक्स्ट स्नैपशॉट अगर बनाने जाऊंगा तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट स्नैपशॉट इसका जो है वो ऐसा होगा, याद होना चाहिए। तो आई एम सेइंग कि इसका नेक्स्ट स्नैपशॉट कुछ ऐसा होगा। फिर मेरे हिसाब से उससे नेक्स्ट वाला स्नैपशॉट अगर देखूं तो वो तकरीबन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, यानी टाइम टी इक्वल्स टू 0 के बाद जो आपका जो है वो, अच्छा पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली इस पॉइंट पी को देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो हूँ इनको डॉटेड के बजाय थोड़ी सी सॉलिड करके और थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम में मेरे हिसाब से कुछ ये हो रहा है, ठीक है। फिर उससे और थोड़ा आगे चले जाऊं तो मेरे हिसाब से ये हो रहा है। और अगर आप लोगों को एक और बना के देखना है तो आप एक और बना के जो है वो देख सकते हो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से पहले जो है वो बी पी जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। पी ऊपर जाने के बाद फिर जो है वो नीचे आना शुरू होता है, और फिर नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट। पी पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इन ग्राफ्स में से पहले आपका पी जो है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, एंड देन सॉरी, थोड़ा सा क्या जाना चाहिए, थोड़ा सा हमारा ऊपर जाना चाहिए। तो हमारा पी जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये देखो कि इसमें से जो है थोड़ा सा ऊपर और फिर हम नीचे जा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ जो है हमें दिखा रहा है कि जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको। अच्छा देखो, यू कैन कैंसिल दिस आउट, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग पी टू गो पूरी एक साइकिल, मतलब पूरा ऐसा से जानने को नहीं सोच रहे ना। पी हल्का सा ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड देन फिर वापस नीचे आ रहा है। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस वन टू बी द आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, फिर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज मैं पी को पहले ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सी भी नहीं होने वाला, सही है। अच्छा, नाउ अब इस डायग्राम को थोड़ा और केयरफुली देखो। तो पी अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेगा, पी विल टेक दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पी थोड़े टाइम बाद उसको क्या लेनी है, इट हैज टू टेक द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट हैज टू टेक द एम्पलीट्यूड ए। तो इस ग्राफ में से आई थिंक ए भी गलत हो गया, बिकॉज ए में ऊपर जाते हुए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही, ठीक है। हमारे पास डी में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है। थोड़ी देर बाद जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो फिर नीचे जाना शुरू है, फिर हमारा वैसे शुरू कम कंटिन्यू होगी, ठीक है। कैन यू गाइस सी इट, कोई प्रॉब्लम इसमें? In an experiment to determine the wavelength of sound in air, a stationary wave is set up in an air column. The distance between a node and an adjacent antinode is L. What is the wavelength of the sound? You know that between two nodes, the distance is half lambda. ठीक है, you know that the distance between two antinodes is also half lambda. ठीक है, अभी उन्होंने इन दोनों में से कुछ नहीं दिया, इन्होंने बोला है कि नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में बोल। तो नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में क्या हो जाएगा, क्वार्टर लैम्डा हो जाएगा, राइट। सो लेंथ एल इक्वल्स टू ए क्वार्टर लैम्डा, सो लैम्डा विल इक्वल्स टू 4, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली. In one of the first experiments to demonstrate the Doppler effect, a train was filled with trumpeters all playing a single note of frequency 440 Hz. The difference in observed frequency of the note as the train directly approached a stationary observer was 22 Hz. The speed of sound was 340 meter per second. So, at which speed was the train moving?
अच्छा, तो आपको ये बोल रहे हैं कि ये आपकी जो है वो क्या है, ये आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी है, ये सारे ट्रम्पेटर्स जो है वो इस फ्रीक्वेंसी पे बजा रहे थे। अच्छा, दूसरा आपको ये वेलोसिटी दी हुई ऑफ द साउंड इन एयर, ये वी हो गई। अच्छा, फिर आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दी, आपको ये बोला डिफरेंस जो था वो 22 हर्ट्ज का था। अच्छा, तो अब आपको ये खुद अप्रोच देखना है कि इसमें लिखा हुआ है अप्रोच, इट वाज अप्रोचिंग, सो इसका मतलब क्या है, इट विल टेक दी माइनस वाला केस है। ठीक है, दिस इज द माइनस वाला केस, यानी द फ्रीक्वेंसी वाज हायर। ठीक है, जब कोई चीज अप्रोच करती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, राइट, व्हेन समथिंग इज अप्रोचिंग यू आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, तो बेसिकली आपकी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, वो 440 प्लस 22 हो गई, राइट, तो इट हैज बिकम 462 हर्ट्ज। सही है जी। अच्छा, अब आपने ये देखना है 462 इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस, वो हमें निकालना है। एंड एफ एस क्या है, हमारी एफ एस जो थी वो हमारी 440। अच्छा, let's calculate. So 340 into 440 divided by 462 minus 340. So I am getting a velocity of 16.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एंड मूविंग ऑन, ये कौन बताएगा मुझे। हाँ, डेट इसको किसी ने मैसेज किया था चैट में, बट आई डिडंट गेट द चांस टू रीड। सो व्हाट वाज द आंसर, व्हाट इज द आंसर टू दिस। The answer is going to be D. Very good, Afsar. ठीक है, that is very good. I want you guys to attempt these two questions. ठीक है, 29 and 30 both. Okay. अच्छा, सबसे पहले तो आई एम ग्लैड किसी ने ए या डी इसमें से नहीं बोला। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जीरो ऑर्डर मिसिंग है, तो इट कैन नॉट बी ए, दैट इज द थिंग दैट इज मिसिंग। ठीक है, ये कहाँ गया, ये इसमें नहीं दिया हुआ। दूसरा, ये अगर ये फर्स्ट ऑर्डर्स में करीब है तो आई एक्सपेक्ट देयर टू बी सेकंड ऑर्डर्स इज वेल, एटलीस्ट सेकंड ऑर्डर्स तो होंगे, मे बी परहैप्स इवन थर्ड ऑर्डर्स भी होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत करीब बनाया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता और कोई ऑर्डर होता नहीं। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑर्डर्स जो इन्होंने बना के नहीं दिखाया हमें। अच्छा, नाउ द थिंग इज बिटवीन बी एंड सी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, लेकिन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये होता है कि व्हेन यू एक्चुअली पासिंग ऑन द लाइट ऑन टू इट, तो उसमें से एक जीरो ऑर्डर आएगा, एंड देन जो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो तकरीबन तकरीबन इक्वली स्पेस्ड आउट होते हैं। ठीक है, मतलब तकरीबन तकरीबन इक्वली स्पेस्ड आउट एंगल्स पे आ रहे होते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है। अच्छा, अब जब ये होता है तो ऑब्वियसली लैम्डा और डी ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं एक ही स्लिट पे फोकस कर रहा हूँ, एक ही टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट पे फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट आ रही है, वो स्प्लिट हो रही है, तो आई कैन से डी और लैम्डा मेरे कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली साइन थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बन जाता है, अगर मैं डी और लैम्डा को कांस्टेंट कह दूं। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन ये रहता है कि जो साइन ऑफ थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा भी फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन साइन ऑफ थीटा ऑर्डर नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से थीटा जो है वो मतलब इट्स बेसिकली टेलिंग यू कि इक्वी डिस्टेंस सा हिसाब है। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी बी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो पहले वाले ऑर्डर का जो एंगल है, ठीक है, वो मतलब ये नहीं हो सकता कि ये जो थीटा वन है ये ग्रेटर देन थीटा टू है। कि ये नहीं हो सकता। अगर 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 ये बना के देते कि ये थोड़ा और इसको फैंग आउट करते और ये थीटा टू बड़ा होता है थीटा वन से, तो फिर मैं इस डायग्राम को मान सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि थीटा वन, अच्छा दिस इज नॉट दिस, और दिस इज नॉट द एंगल ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये दिमाग में रखे, सेकंड ऑर्डर का एंगल बनाना तो ये पूरा बनाता। ठीक है, मैं जो हूँ वो इन दोनों के कंजेक्यूटिव गैप के बीच में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो द कंजेक्यूटिव गैप्स कैन ओनली बिकम लार्जर और शुड बी इक्वल। ठीक है, वो छोटे नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कंजेक्यूटिव नेक्स्ट गैप्स छोटे नहीं हो सकते। सो उस हिसाब से बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, इसको मार्क ही करके रहने दे, और इसको जो है वहाँ रख लीजिएगा। तो ये एंड असल में ठीक है, आप लोगों ने सब नहीं जो है वो सही आंसर दिया था। अच्छा,
फिर हमारे पास वाई, ऑब्वियसली वी डिस्कस दिस इन क्लास भी, दो लैंप्स हैं, ठीक है, जो जिससे हम एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कार की हेडलाइट्स हो गई, उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं दिखता? वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कभी भी वो कोहेरेंट नहीं हो सकती, दे कैन नेवर बी कोहेरेंट, उनके बीच में कभी भी कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप नहीं होगा, दैट इज द नंबर वन रीजन, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमें जो है वो ये क्वेश्चन करना है, इसमें क्या बोला हुआ है हमें, इसमें हमें ये बोला हुआ है अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ट्रेस फ्रॉम अ साउंड वेव, द टाइम बेस इज सेट एट 5 माइक्रोसेकंड्स पर मिलीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन वेव। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं, ये कंप्लीट वेव हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर आ रहे हैं। अब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, वो 5 × 10⁻⁶ के बराबर है। 3 कितने के बराबर हो जाएंगे, वो एक्स लगा के देख लो, वो काफी क्लियरली दिख भी रहा है कि वो 15 × 10⁻⁶ के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 1/15 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगी। सो दैट्स कमिंग आउट टू बी 6, कमिंग आउट टू बी 6 6 6 6 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट्स अबाउट 7,000 हर्ट्ज, ठीक है, दैट्स 67 किलो हर्ट्ज, ठीक है, नॉट 6.7 किलो हर्ट्ज, इट्स 67 किलो हर्ट्ज। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? मैंने ठीक है ना? 5 × 10⁻, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, दिस इज गिवन टू अस पर मिलीमीटर, ओके, हमें जो है वो पर मिलीमीटर का हिसाब दिया हुआ है, सही है। इन्होंने हमें पर सेंटीमीटर का हिसाब नहीं दिया, अच्छा ठीक है, वेट, हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, तो ये हमें बोल रहे हैं असल में कि 1 मिलीमीटर जो है वो 5 माइक्रो सेकेंड का है। सो बेसिकली 5 जो माइक्रो सेकेंड है आपके, ठीक है, वो कितने के हैं, वो 1 मिलीमीटर के हैं, सेंटीमीटर्स में वो हो जाएगा 10⁻⁻⁻1, राइट, क्योंकि 10 मिलीमीटर क्या होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर होते हैं, राइट, 10 मिलीमीटर्स आर 1 सेंटीमीटर। सो यानी बेसिकली बोल रहे हैं कि 5 × 10⁻⁻⁶ जो आपके सेकेंड्स हैं, वो कितने में बन रहे हैं, वो 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर से बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर आपसे ये बोल रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर में क्या बन रहा है, तो आप इसको देख लोगे, तो अब ये करोगे तो हमारे पास आएगा, अच्छा, सो वी आर गोइंग टू गेट 15 × 10⁻⁻5, सही है, हमारे पास ये आ रहा है। और अब हम फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन अनदर क्लासिक केस के जहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा केयरफुली जो है वो पढ़ना होगा। सो अब मेरे हिसाब से ये जो है वो 6.7 किलो हर्ट्ज आएगा, यस, 6666 आ रहा है, विच इज 6700 हर्ट्ज। सो बेसिकली ये हो जाएगा आपका आंसर 6.7 किलो हर्ट्ज, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि जो क्वेश्चंस वो लग रहे हो ना काफी ज्यादा सिंपल लग रहे हो, उनको मेक श्योर कर लो, 2 3 दफा प्रॉपरली तरीके से पढ़ लो, समझ लो। अच्छा, देन नेक्स्ट अप, डबल स्लिट, a student sets up apparatus to observe the double slit interference of monochromatic light as shown, ठीक है। अच्छा, और interference fringes are formed on the screen, which change would decrease the distance between adjacent fringes, ठीक है। तो कौन सा सा चेंज अगर हम करेंगे तो उससे जो है वो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंजेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ओके, वी हैव एन आंसर एज वेल, सो x इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a। अच्छा, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं कि increase the distance between adjacent fringes, तो they're basically wanting x increase हो जाए, right, they're wanting कि x increase हो जाए, and now you just trial error हर आंसर को चेक कर लो कौन सा आपको x को increase करके देगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, तो ये कह रहे हैं a को डिक्रीज कर दो, हाँ बिल्कुल सही है, the x will increase, so I think the answer will be a। let's check the other options as well। डिक्रीज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, यानी ये बोल रहे हैं कि ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो आपकी विड्थ है,
इसको छोटा कर दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो जितनी आपकी विड्थ खुली हुई है उसको अगर छोटा कर देंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो फॉर्मूला में आप लेते ही नहीं कंसिडरेशन में। ठीक है, सो इसके तो कुछ नहीं होने वाला, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। अच्छा, मूव द स्क्रीन क्लोजर टू द कवर स्लिट, तो ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस डी जो है वो डिक्रीज कर दो। अगर डिस्टेंस डी डिक्रीज कर दोगे तो एक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के, तो एक्स भी डिक्रीज कर जाएगा, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। और यूज लाइट ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मेरे वेवलेंथ क्या हो जाता है, वो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज 3 × 10⁸ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। तो इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज योर लैम्डा, तो बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट हो तो आपकी जो एक्स है वो भी डिक्रीज। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए ही जो था वो हमारा क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, वेरी गुड ऑप्शन। 32, wait to this, and okay, दिस इज परहैप्स सी आई का सबसे मुश्किल सवाल, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आया होगा सी आई। ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, इट्स एक्चुअली बी। ठीक है, और क्यों है, बिकॉज ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बच्चे जो है वो उसमें कोई ना कोई फ्लूक करके आएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचने बैठ जाएंगे। ठीक है, इसमें असल में कुछ भी नहीं सोचना, देयर इज नो वर्किंग रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं सोचना। व्हाई, बिकॉज देखो, पूरा वायर, मतलब ये जो सारा वायर है ये तो अपने आप में तो सीरीज में ही है ना, मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले के साथ सीरीज में, ये वाला पोर्शन, तो मतलब बेसिकली पूरे वायर में से वही करंट आए पास कर रहा है, राइट? करंट तो सेम है। ठीक है, और जब करंट सेम है और सेम टाइम टी की आप बात कर रहे हो तो आई क्या है, ये है, राइट? सो बेसिकली डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी द सेम आई डेल्टा टी। तो चार्ज का एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा एरिया से, सो द चार्ज स्टिल गोइंग टू बी क्यू बिकॉज द करंट इज द सेम। हमने करंट, हम अगर एरिया डिक्रीज करें तो उससे करंट तो डिक्रीज नहीं हुआ, राइट? यू वुड आर्ग्यू कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने कम कर दी, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस कम करी है, दैट इज करेक्ट, बट सब कुछ सीरीज में है। तो म्यूचुअली सब में से, मतलब जो इसकी पार्ट की रेजिस्टेंस आ रही है और इस पार्ट की रेजिस्टेंस आ रही है वो सीरीज में लेके फिर करंट फ्लो हो रहा है, बेसिकली द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन दैट मैन। सो बेसिकली जो है वो द करंट विल बी द सेम। हाँ, डिक्रीज करंट होगा उसकी वजह से, और उसकी वजह से करंट को इफेक्ट जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों में से वही करंट जा रहा होगा इन दी एंड, इन द सेम टाइम दैट्स गोइंग टू बी द सेम चार्ज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34। यस अफसर, दैट वाज मी टू एट, जब मैंने पहली दफा क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैं उसको रेजिस्टेंस से और पता नहीं आई इक्वल्स टू एन ए वी ई में ले गया था, पता नहीं क्या कर रहा था, पर एक्चुअली दिस। ओके, एंड आई, यस तलहा यू आर करेक्ट, वेरी गुड। ए होगा। क्या बोल रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं यस अफसर, दे आर आस्किंग यू फॉर द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, यू नो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है रो एल, या बेसिकली हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, and resistance is inversely proportional to area. So you're looking for that option जिसके अंदर एरिया सबसे कम हो और टेम्परेचर लेंथ सबसे ज्यादा हो, वो जो है वो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एज यू बोथ ऑफ यू टोल्ड। अच्छा जी, लेट्स फर्स्ट डू 36। सो Kirchhoff's first law, Kirchhoff's first law is KCL। ठीक है, बताया हुआ भी है। So KCL is based on the conservation of which physical quantity? This was basically रट्टा part। KVL is based on the conservation of energy। ठीक है, तो KCL किस चीज की कंजर्वेशन में बेस्ड है, ये बहुत हद तक तो अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, दिस कम्स अप, ये आ सकता है, ठीक है ना, ये आता है कर्शॉफ। कर्शॉफ का अगर कोई ऐसा सवाल नहीं जिसमें कर्शॉफ कैलकुलेट करना तो कर्शॉफ का ये आया कि चार्ज पे या एनर्जी पे, बहुत आया ये सवाल, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा आया। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टर आर एज शोन। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। हाउ डू द करंट आई एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द सेल चेंज, कौन बताएगा इसका? वेरी गुड तलहा, एंड आई थिंक हफ्सा ने भी दिया था आंसर, आई एम नॉट थिंक हमने इसी का आंसर दिया। हाँ, तो इट इज सी, ठीक है। करंट आई शुड इंक्रीज बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो आर इफेक्टिव डिक्रीज कर रही है, आपका करंट डिक्रीज करना चाहिए। और जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो V इक्वल्स टू आई आर क्या बोलता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, वोल्टेज भी डिक्रीज करना चाहिए। प्रीटी आसान था यार, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के कोई खास मुश्किल सवाल नहीं सिवाय उस क्यू के। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, अ सर्किट कंटेन्स टू बैटरीज ईच ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू रेजिस्टर्स एज शोन, द गैल्वेनोमीटर हैज अ करंट रीडिंग ऑफ जीरो। इसकी करंट रीडिंग जो है वो क्या आ रही है, वो जीरो आ रही है। What is the electromotive force EMF of battery X? So you remember from potentiometer के जो ये गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं वो जीरो क्यों देता था, वो जीरो इसलिए देता था बिकॉज उसमें क्या होता था, उसमें जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी था वो किसके बराबर होता था, वो इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होता था, कभी कोई करंट फ्लो नहीं करता था। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है अभी, वो किसके बराबर है, वो इस वोल्टेज के बराबर है, वी एक्स के बराबर, वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी एक्स के बराबर है बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली आई जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशन इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, इसका जो वोल्टेज आएगा वो बेसिकली एक्स का वोल्टेज होगा। सही, अच्छा, दो रजिस्टर सीरीज में है, सो हमें पता है 24 वोल्ट विल इक्वल टू करंट इंटू 9 + 3। सो करंट मेरे पास 2 एम्पेयर आ रहा है, और अब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेता हूँ, तो उसका वोल्टेज आ जाएगा 2 × 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, लेट्स फर्स्ट डू 39 और 40, ठीक है, डायरेक्ट चैट में मुझे जो वो आंसर बता दें दोनों के। ओके, दोनों ने सही दिया जवाब, ठीक है। आपके पास जो है वो अप टू डाउन होता है, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर कि एक तो आप आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो ये दोनों ऑप्शंस में, अगर एंटी मैटर पार्टिकल है तो मैटर पार्टिकल नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आप इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन रिमेम्बरेंस आपकी कितनी अच्छी है, एंड वेरी गुड, दोनों को याद था कि हाइड्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा जी, अब लेट्स डू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या बोल रहे हैं, अ न्यूक्लियस ऑफ फ्रेंशियम डिकेज इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ बिस्मथ 209 इन सेवरल स्टेप्स, which particles could be emitted? ठीक है, अच्छा, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको पता है फ्रेंशियम का क्या है, फ्रेंशियम का 221 है एंड 87। अच्छा, और आप गए हो किस चीज में, आप गए हो बिस्मथ में जिसका 209 है एंड 83। ओके, सो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने यू हैव लॉस्ट, पहले तो हिसाब लगा लेते हैं कि आपने क्या क्या चीजें लूज करी, कितना कितना लूज। तो यहां से यहां जाते हुए यू हैव डेफिनेटली लॉस्ट 4 प्रोटॉन्स, आपने 4 प्रोटॉन्स लूज किए। और यहां से यहां जाते हुए आपने, अच्छा, -4 लिख रहा हूँ, एंड आपने यहां से यहां जाते हुए आपने कितना लूज किया, 221 - 209, आपने 12 न्यूट्रॉन लूज करे, ठीक है, यू लॉस्ट 12 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, सो 12 न्यूट्रॉन्स में कैसे लूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेट्स स्टार्ट विद द अल्फा डिकेज, ठीक है, क्योंकि हर उसमें अल्फा डिके तो है ही। तो लेट्स वर्क आउट कि कितने अल्फा डिकेज हुए होंगे कि मेरे पास जो है वो 12 न्यूट्रॉन्स तो मेरे पास लूज हो गए होंगे। अच्छा, अगर हम इसको जरा देखें थोड़ा गौर से, तो जो है टू लूज 12 न्यूट्रॉन्स, लेट्स गो विद द इजियर अप्रोच, हम कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि दो अल्फा पार्टिकल अगर लूज होते हैं तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स लूज होते हैं, हमारे पास जो है वो, हाँ, यस, यू बोथ आर करेक्ट, सी इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक यू गाइस जस्ट कैलकुलेटेड कि जो है वो कितना गेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। यू गाइस आर करेक्ट, सी ए आंसर, ठीक है, वैसे ही वही एक्सप्लेनेशन लेकिन खैर, यस, तो हम सी को वर्कआउट करते हैं जस्ट फॉर दैट लेक्चर, जो भी रिकॉर्डिंग देखा होगा बाद में। 3 अल्फा पार्टिकल्स मीन्स आपने जो है वो 3 × 4 and 2 He, yes, so basically you have lost, sorry, this is not 12 neutrons, this is 12 as the mass number, so this is basically 12 neutrons plus protons.
सही है. सो यू गाइस आर करेक्ट. तो यू लॉस्ट 12 एज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड यू हैव लॉस्ट अ टोटल ऑफ 6 प्रोटॉन्स इस प्रोसेस में, एंड देन 2 बीटा पार्टिकल्स गेन करते हुए. ठीक है, जब आपने 2 बीटा माइनस डिके करे हैं तो आपका न्यू मास नंबर सेम रहता है, तो यानी 12 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स वही रह गए. ठीक है, बल्कि और आपके 6 प्रोटॉन्स जो है वो क्या हो गए होंगे, आ, वो जो आपने लूज किए तो वापस गेन होगा, वापस तो 14. खैर, यू गाइस वर करेक्ट. ठीक है, नॉट नीड एक्सप्लेनेशन and we are done with this. ठीक है, so that's it.